प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है। आइए हम इस वीडियो के पार्ट 2 में आगे के प्रश्न करते हैं। पिछले हमने 1 से 10 तक प्रश्न किए थे। अब इसमें प्रश्न नंबर 10, प्रश्न नंबर 11, प्रश्न नंबर 12 ये जो हैं ये थ्योरी के प्रश्न हैं। तो चलिए हम लोग जो है न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं प्रश्न नंबर 13 से। ठीक है, तो यहाँ पर प्रश्न हमें दिया गया है कि 6.56 गुणित 10 की घात -3 ग्राम एथेन युक्त एक संतृप्त विलयन में एथेन का आंशिक दाब 1 बार है। ठीक है, यदि विलयन में 5 गुणित 10 की घात -2 ग्राम एथेन गैस हो तो फिर गैस का आंशिक दाब क्या होगा। ठीक है, तो बच्चों इसमें दिया है पहले आपको कि एक विलयन है जिसमें आपको उन्होंने गैस घोली हुई है और उसका आंशिक दाब दिया है, और दूसरे केस में आपसे पूछा है कि अगर हम इस मात्रा में आपका गैस घोलें तो फिर उसका आंशिक दाब क्या होगा। तो चलिए इसको हल करके देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए, ये प्रश्न नंबर 13 है। एथेन का भार जो दिया है, जितना घोला है द्रव्यमान, वो है 6.56 ग्राम। उस समय विलयन का जो आंशिक दाब है वो है 1 बार। ठीक है, अब हम हेनरी के नियम का प्रयोग करेंगे यहाँ पर। तो हेनरी का नियम है हमारा P बराबर KH इंटू एक्स। गैस की विलेयता के लिए हम हेनरी के नियम का प्रयोग करते हैं। इनके मान रख देते हैं। तो यहाँ पर P बराबर KH और x की जगह पे इथेन जो दिया है हमको, तो इथेन का सूत्र होता है हमारा C2H6, है ना। इथेन का सूत्र क्या होता है? C2H6। तो उसका अणुभार आ जाता है, तो अणुभार हो जाएगा 30, है ना, 30। तो यहाँ पर हम मोल अंश निकालेंगे। यहाँ पर हमने लिखा P बराबर KH और x का मान रख दिया। तो x का मान आप यहाँ पर देखिए कैसे निकालते हैं। तो अगर हम विलेय निकालेंगे तो आप यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ इस तरह से। देखिए कि अगर हम मीथेन के बारे में बात करेंगे, यानी N2 जो है, ठीक है ना, तो N2 हमारा जो रहेगा बच्चों, ये देखिए इस तरह से लिखेंगे आप इसको। N2 हो गया हमारा विलेय। अब N2 का भार जो हमें दिया है, प्रश्न में कितना दिया है? 6.56, है ना, इंटू 10⁻³ और इसका जो अणुभार आएगा वो कितना है? 30। तो इस तरह से आप इसके मोल निकाल सकते हैं। N1 के मोल हमें नहीं पता है, तो हम, क्योंकि उन्होंने इसमें प्रश्न में बताया नहीं कि कितना हमारे पास है, तो हम N1 को N1 ही मान के रख लेते हैं। तो विलायक की जगह पर हमने केवल N1 रख लिया है। ठीक है, अब हम ये मान के चलते हैं। देखिए ये मात्रा जो है 10 की घात -3 है, तो ये मात्रा बहुत कम है। तो हम ऐसा मान के चलते हैं कि विलायक की अपेक्षा जो विलेय है उसकी मात्रा बहुत कम है। विलायक की अपेक्षा विलेय की मात्रा क्या है? बहुत कम है। ठीक है ना। तो विलायक की अपेक्षा यदि विलेय की मात्रा बहुत कम है तो हम इसको विलेय के मोलों को निगलेक्ट कर देंगे। तो ये इसका मान जो है लगभग हमारा आ जाता है। देखिए ये जो मान है, इसको हमने ये पोर्शन को यहाँ पे इतने को क्या कर दिया है? निगलेक्ट कर दिया है। इसको हम निगलेक्ट कर देते हैं। ठीक, तो हमने इसको निगलेक्ट कर दिया, तो हमारा जो ये मान है नीचे N1 के बराबर आ जाएगा। तो हमने इसको फिर हल कर लिया बच्चों यहाँ पर। तो ये हमारा आ गया आपका समीकरण नंबर 1 बन गया। P हमने आंशिक दाब हमारा 1 बार दिया था तो वो रख दिया, KH अपनी जगह पर रख दिया, इसका भार और नीचे 30 है और ये N1 आ गया। इसी प्रकार से जब अगली बार हमने इथेन की दूसरी मात्रा घोली हुई है, जैसे यहाँ पर दिया हुआ देखिए, इथेन की हमने मात्रा घोली थी कितनी? 5 गुणित 10 की घात -2 ग्राम। तो फिर हमने वो रख दिया, और जैसे ऊपर हल किया था सेम उसी तरह से नीचे सूत्र रख दिया हमने। यहाँ भी हमने N1 के सापेक्ष में विलेय के जो मोल थे उसको निगलेक्ट कर दिया है। ठीक है, हमने अप्रॉक्सीमेट N1 के बराबर मान लिया है, क्योंकि यहाँ पर देखिए 10 की घात -3 है, बहुत कम संख्या है, और उसमें भी हम 30 का डिवाइड कर रहे हैं, भाग दे रहे हैं, तो ये मात्रा काफ़ी कम हो जाएगी N1 के सापेक्ष में, इसलिए इसको निगलेक्ट कर दिया है। अब हमारे पास ये बन गया समीकरण नंबर 2। बस इन दोनों समीकरणों को हल कर लेंगे। KH का मान KH से कट जाएगा, N1 का N1 से कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हमने समीकरण क्या किया है, इसमें भाग दे देते हैं। तो हमें ये ज्ञात करना है, तो हम इसको ऐसे बोलते हैं कि हमने इसमें क्या किया है, ये समीकरण नंबर जो है इसमें इसको हमने मान लिया समीकरण नंबर 2, तो समीकरण 2 नंबर में से 1 नंबर को भाग दे दिया। ठीक है, समीकरण 2 में 1 का भाग देने पर, तो हमारा 2 में 1 का भाग दे रहे हैं, तो P बराबर KH इंटू ये जो मात्रा दी हुई उसको रख दिया हमने। तो यहाँ से देखिए क्या मिलेगा हमको, ये हमने रखा P/1 और ये KH आ गया, ये वैल्यूज रख दी हमने सारी। ठीक है, तो यहाँ से अब देखिए इसमें काफ़ी कुछ कैंसिल आउट हो जाएगा। जैसे N1 से N1 कैंसिल हो जाएगा, 30 से 30 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और KH से KH कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा जो बचेगा उसको हमने लिखा, ये आ गया। इसको हल कर लिया हमने। तो हल करने पर बच्चों देखिए हमें उत्तर जो आ गया इसका P बराबर, ये आ गया P बराबर 7.62 बार। यानी यदि हम
तो उसमें 5 × 10⁻⁻² जो है ईथेन गैस घुलेंगे तो उसका जो आंशिक दाब हमारा बनेगा वो 7.62 बार बनेगा। ठीक है, चलिए ये हो गया हमारा प्रश्न हल। ठीक है, अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। अगला प्रश्न क्या है, तो अगला ये हो गया 13 नंबर कंप्लीट हो गया। अब अगला प्रश्न है हमारा 14 नंबर है, ये भी आपका थ्योरी वाला प्रश्न है। ठीक है, तो हम चलते हैं प्रश्न नंबर 15 की तरफ। प्रश्न नंबर 15 में हमें बोला है कि विलायक के सामान्य क्वथनांक पर एक अवाष्पशील विलेय का 2% जलीय विलयन दिया है। देखिए आपको अवाष्पशील पदार्थ का जलीय विलयन दिया है 2% है ना, तो जो हमारा विलयन का वाष्प दाब होगा वो कितना होगा। तो ये वाष्प दाब आपका विलयन का दिया हुआ है और विलयन का वाष्प दाब दिया है। इसी तरह से हमें विलायक का वाष्प दाब जो है वो पता होता है, सामान्य वाष्प दाब कितना रहता है तो ये पता होता है। तो हमें इसकी सहायता से विलेय का जो है मोलर द्रव्यमान ज्ञात करना है। ठीक है, तो प्रश्न को समझिए। इसमें जो है आपको दिया हुआ है 2% जलीय विलयन दिया हुआ है, ठीक, और विलयन का वाष्प दाब दिया हुआ है। विलायक का वाष्प दाब हमें पता होता है 1.01325 ऐसा बार रहता है। ठीक है, और इसका मोलर द्रव्यमान विलेय का हमें ज्ञात करना है। तो आइए चलिए इसको हल करके देखते हैं। तो ये प्रश्न तो हो गया था हमारा। चलिए अगला, तो देखिए प्रश्न में दिया है विलयन का वाष्प दाब दिया है आपको 1.004 बार। ठीक है, इसके बाद हमें और दिया है इसमें विलायक का वाष्प दाब, ये आपको पता होना चाहिए, ये आपको ध्यान में रखना है। विलायक का वाष्प दाब कितना है तो ये आपको पता होना चाहिए। विलायक का वाष्प दाब हमारा 1.01325 बार होता है। ठीक है, अब इसके बाद आगे चलते हैं। विलेय का भार हमें 2 ग्राम, विलेय का भार 2 ग्राम बच्चों कैसे आया, क्योंकि बेटा यहाँ पर हमें 2% विलयन दिया था तो इसलिए हम उसको बोलते हैं कि विलेय का भार कितना है 2 ग्राम है। ठीक है, इसके बाद विलायक का भार 98, क्योंकि विलयन प्रतिशत में निकाला था 100% होगा, तो विलेय का भार 2 ग्राम, तो विलायक का भार बचा शेष 98 है ना। इसके बाद हम सूत्र लगा देते हैं, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन का सूत्र लगाते हैं। तो ये बच्चों है P0 माइनस PS/P0 बराबर W2/M2 और W1 नीचे और M1 ऊपर। यहाँ पर हमने जो ये सूत्र लिखा है, ये सूत्र हमने लिखा है, हमने ये मान के चल रहे हैं कि ये तनु विलयन है और इस पे हमने जो विलेय की मात्रा है वो विलायक के सापेक्ष बहुत कम है, तो हमने विलेय के मोलों को निगलेक्ट किया हुआ है। ठीक है ना, जिससे कैलकुलेशन आसानी से कर पाएँ। तो मान रख देते हैं सभी का। P0 का मान देखिए 1.01325, ये हमें पता होना चाहिए। हाँ, ये आपको अगर नहीं पता है तो इसको याद करना पड़ेगा आपको कि हमारा जो वाष्प दाब होता है STP पर वो इतना रहता है। और यहाँ पर जो है विलयन का दिया है 1.004 मान रख दिया सारे, W1 का मान रख दिया, W2 का मान रख दिया। ठीक है, और जलीय विलयन है तो जलीय विलयन है मतलब वाटर होगा, तो जल का अणुभार जो है M1 का मान 18 रख दिया। यहाँ पे M2 का मान ज्ञात करना है, तो इसको सॉल्व कर लीजिए, आसानी से हो जाएगा। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे यहाँ पर तो देखिए क्या आएगा, तो M2 बराबर कैलकुलेशन कर लिए सारे, तो ये आ गया आपका 40 यानी 40.239 मतलब 40 ग्राम पर मोल। ठीक है ना, तो ये हमारा उसका अणुभार आ जाएगा। विलेय का अणुभार कितना हो जाएगा 40.23 या 424 कर दीजिए उसको। ठीक है, तो इतने ग्राम पर मोल ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको विशेष क्या ध्यान में रखना है बच्चों, यहाँ पे विशेष ध्यान में रखना है इसका सूत्र, ये सूत्र हमारा क्या है। ठीक है, तो ये सूत्र यदि आपको ध्यान में रहेगा, ये कौन सा सूत्र है, ये है वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन का सूत्र है। तो ये मान हम यहाँ पे रख देंगे सारे। ठीक है, तो प्रश्न पढ़ के ये आपको चीज़ें पता चल जाएंगी, उससे आप आसानी से इसको हल कर सकते हैं। चलिए हम बच्चों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो देखिए अगले प्रश्न में क्या दिए हुए हैं। प्रश्न नंबर 15 के बाद हम प्रश्न नंबर 16 पे आ जाते हैं। प्रश्न नंबर 16 देखिए क्या दिया हुआ है हमें। इसमें बोला गया हेप्टेन एवं ऑक्टेन एक आदर्श विलयन बनाते हैं। तो आदर्श विलयन का एग्जाम्पल ये है हेप्टेन और ऑक्टेन। ठीक है, फिर हमें दिया है 373 केल्विन ताप पर, तो ताप कांस्टेंट दिया हुआ है 373 केल्विन है, इसी पे हमें कैलकुलेशन करना है पूरा। ऐसा दिया गया है कि द्रव घटकों के वाष्प दाब यानी जो आपका हेप्टेन है उसका वाष्प दाब आपको दिया 105.2 और जो आपका ऑक्टेन है उसका वाष्प दाब दिया है आपको 46.8। ठीक है, तो इनका कहना है कि यदि हम 26 ग्राम को हेप्टेन लें और 35 ग्राम जो है ऑक्टेन लें तो उसको मिला के जो मिश्रण बनेगा उसका वाष्प दाब क्या होगा, यानी हमें पी टोटल कैलकुलेट करना है। तो जो हमने डाल्टन का नियम आप पढ़ते हैं, ठीक है ना, राउल्ट के नियम के बाद जो है डाल्टन का नियम का प्रयोग करते हैं कि अगर हमारे पास विलयन में 2 घटक हैं तो जो कुल वाष्प दाब होगा वो दोनों घटकों के आंशिक वाष्प दाब के योग के बराबर होगा।
उसी तरह से ये फॉर्मूला हम प्रयोग करेंगे इसमें। तो चलिए जो दिया गया है पहले वो लिख लेते हैं, क्या क्या हमें प्रश्न में दिया गया है। तो बच्चों इसमें पहले देखिए हेप्टेन का वाष्प दाब आपको दिया है, किलो पास्कल में दिया हुआ है। इसी प्रकार से ऑक्टेन का वाष्प दाब दिया है 46.8, ये हमने लिख लिया है प्रश्न में जैसे आपने देखा था। अब चलिए इनके मोलों की संख्या निकाल लेते हैं, तो भार बटे अनुभार करेंगे। तो हेप्टेन के मोल हमने निकाल लिए, हेप्टेन का मोल हमने निकाला 26/100। 100 कहाँ से आया, ये जो इसका हेप्टेन का फॉर्मूला है C7H16, ये हेप्टेन का सूत्र है। तो यहाँ पर 12 × 7 करेंगे, ठीक है, और प्लस 16 करेंगे। तो ये आपका 12 × 7 हो गया 84 प्लस 16 ये हो गया आपका 100। तो इस तरह से इसका जो है अनुभार आता है। आई बात समझ में। अब हम आगे चलते हैं और इसी प्रकार से ऑक्टेन का जो हम निकाल लेते हैं। तो ऑक्टेन के जो हमारा फार्मूला है वो C8H18 है। तो यहाँ पर 12 × 8 96 हो जाएगा और प्लस हम 18 करेंगे तो 114 114 आपका आएगा, है ना। तो यहाँ से आपके मोलों की संख्या ज्ञात कर लीजिए इसका भार बटे अनुभार करके। तो हेप्टेन के मोल आ गए हमारे 0.26 और ऑक्टेन के मोल आ गए 0.31, ठीक है। अब चलिए इनके मोल अंश ज्ञात कर लेते हैं। पहले मोल अंश ज्ञात करते हैं। तो मोल अंश जब ज्ञात करेंगे तो हेप्टेन के मोल अंश ज्ञात करने के लिए बच्चों हेप्टेन के मोल ऊपर रखने हैं, कुल मोल नीचे रखना है, ठीक है। तो हेप्टेन के मोल ज्ञात कर लिए हमने, तो ये आ गए आपके 0.456, कैलकुलेट कर लीजिए आप। तो कैलकुलेशन के बाद ये 0.456। अब हमें ऑक्टेन के मोल ज्ञात करने हैं। तो ऑक्टेन के क्योंकि दोनों को मिला के हमने मिश्रण बनाया हुआ है तो हम उसको 1 में से माइनस कर लेंगे। तो ऑक्टेन के मोल आ गए हमारे 1 - 0.456, तो ये हमारे ऑक्टेन के मोल आ गए, ठीक है। अब जो है आप इसको सेपरेट करके अलग अलग भी कर सकते हैं या फिर हम फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं कि P टोटल बराबर XA P0A प्लस XB P0B। तो यहाँ पर एक को A मान लेना है, एक को B मान लेते हैं और उनके आंशिक दाब निकाल के दोनों को जोड़ लेंगे, ठीक है। तो आप डायरेक्ट भी रख सकते हैं और एक एक करके भी कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं हम एक एक करके करते हैं। पहले हम हेप्टेन का आंशिक दाब ज्ञात करते हैं। तो हेप्टेन का आंशिक दाब ज्ञात करने के लिए उसका मोल अंश और उसका जो प्योर कंडीशन में शुद्ध अवस्था में जो उसका वाष्प दाब था वो रखा। तो जो हमारा हेप्टेन का आंशिक दाब आ गया, हेप्टेन को हमने A मान लिया कि A है और इसका कैलकुलेशन किया तो ये आ गया 47.97 किलो पास्कल, ठीक है। आई बात समझ में। तो ये आपका। अब इसके बाद इसी तरह से ऑक्टेन का जो हमने आंशिक दाब निकाल लिया तो उसका जो हमने मोल फ्रैक्शन निकाला था, मोल अंश निकाला था गुणते उसका जो है आंशिक दाब दिया हुआ था वो। तो दोनों गैस का अलग अलग हमने निकाल लिया, पहले वाले को PA मान लिया, दूसरे वाले को PB मान लिया। अब हमें कुल वाष्प दाब निकालना है। तो कुल वाष्प दाब क्या करेंगे, P टोटल बराबर PA प्लस PB, दोनों का योग कर देंगे तो हमारा ये जो आंसर है वो आ जाएगा 73.43 किलो पास्कल, ठीक है। तो ये हमारा विलियन का कुल वाष्प दाब आ गया, P टोटल आ गया। आई बात समझ में। तो ये आप इसको अलग अलग करके फिर आप जोड़ के लिख सकते हैं राउल्ट के नियमानुसार, या फिर आप दोनों को एक फॉर्मूले में रख के सीधे गुणा भाग करके उसको देख सकते हैं, ठीक। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। चलिए हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर बच्चों। अगला प्रश्न हमारा दिया है, प्रश्न नंबर 17 है। उसमें बोला गया है 300 केल्विन पर जल का वाष्प दाब हमें दिया हुआ है 12.3 किलो पास्कल। इसमें बने एक अवातशील विलेय के 1 मोलल विलयन का वाष्प दाब क्या होगा। 1 मोलल विलयन हमारे पास है, यानी विलयन की मोललता जो दी हुई है वो 1 है। और ये जो है हमें जल का वाष्प दाब दिया हुआ है, यानी ये P0 का मान हमें दिया हुआ है। तो चलिए इसको हल करके देखते हैं। इसमें भी वाष्प दाब के आपेक्षिक अवनमन का सूत्र लगेगा, ठीक है ना। कौन सा लगेगा, वाष्प दाब के आपेक्षिक अवनमन का सूत्र लगेगा। तो चलिए देखते हैं, ये प्रश्न तो हमारा हो गया था, आगे बढ़ते हैं इसमें। तो देखिए प्रश्न में हमें क्या क्या दिया है बच्चों। जल का वाष्प दाब जो है दिया हुआ था, ठीक है ना। प्रश्न में जल का वाष्प दाब दिया हुआ था किलो पास्कल में, ठीक है। देखिए यहाँ पे जल का वाष्प दाब, ये देखिए प्रश्न में दिया ना, जल का वाष्प दाब दिया हुआ है 12.3 किलो पास्कल, है ना। जल का वाष्प दाब हमें दिया हुआ है और हमें विलयन के लिए हमें पूछा गया है, ठीक है। तो PS का मान पूछा गया है। तो आइए चलिए देखते हैं। तो विलयन की मोललता हमें दी हुई है 1, जल का वाष्प दाब दिया हुआ है। तो मोल अंश निकालेंगे। मोल अंश का सूत्र हमारा होता है बच्चों विलेय के मोल बटे विलेय के मोल प्लस विलायक के मोल, है ना। तो यहाँ पर हम रख देंगे क्योंकि मोललता 1 है तो विलेय का मोल हो जाएगा हमारा 1 और विलायक का मोल है तो 1 किलोग्राम हम लेते हैं विलायक, तो 1000/18 करेंगे तो 55.55 आ जाएगा, है ना। विलायक के मोल कैसे आ गए, क्योंकि हम मोललता में विलायक कितना लेते हैं हम 1 किलोग्राम यानी 1000 ग्राम और बटे जल का अनुभार होता है हमारा 18, तो 1000 में जब 18 का भाग देंगे तो यह आ जाता है 55.55, ठीक है। तो वहाँ से हमने विलायक के मोल रख दिए। ये आ गया हमारा मूल अंश आ गया बच्चों, ये ठीक है। ये क्या आ गया हमारा मूल अंश। अब हम सूत्र लगा देंगे कौन सा, तब हम सूत्र लगा देंगे वाष्प दाब के यहाँ पे वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, इसका फॉर्मूला लिखा हमने
पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट बराबर x2। ठीक है, x2 का मान हमने यहाँ पे ये ज्ञात कर रखा है। ठीक है, x2 का मान हमने ये ज्ञात कर रखा है 0.0176। x2 का मान रख देंगे, पी नॉट का मान प्रश्न में दिया हुआ था 12.3, वो रख देंगे, और यहाँ से हम पी एस यानी जो विलियन है उसका वाष्प दाब कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक, तो ये जो हमारा वाष्प दाब है शुद्ध विलायक की अपेक्षा जो कम हो जाता है उसी को हम बोलते हैं वाष्प दाब का अवनमन। तो हमारा जो विलियन का वाष्प दाब आया है ये 12.08 किलो पास्कल आया है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया प्रश्न नंबर 17। ठीक, तो इसमें हमने ये यहाँ पर सूत्र इस्तेमाल किया था, तो ये एकदम आसान सा प्रश्न है। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है हमारा, देखिए क्या है, प्रश्न नंबर 18 में देखिए क्या है। उसमें बोला गया है कि 114 ग्राम ऑक्टेन में किसी अवाष्पशील विलेय की कितनी मात्रा घोली जाए कि ऑक्टेन का वाष्प दाब घटकर 80% रह जाए। देखिए वाष्प दाब कितना रह जाए, घट के 80% रह जाए। तो हमें यहाँ पर विलेय की मात्रा ज्ञात करनी है कि कितनी मात्रा घोली जाए कि आपका जो ऑक्टेन का वाष्प दाब है वो कितना रह जाए, 80% रह जाए। तो 114 जो ये दिया है ऑक्टेन, ये हो गया आपका विलायक, और इसमें कोई विलेय पदार्थ घोलना है। हाँ, विलेय पदार्थ को आपका मोलर द्रव्यमान दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए आइए हल करके देखते हैं। तो इसमें हमने बच्चों जैसे माना कि हमारे पास जो विलायक है, विलायक का वाष्प दाब हमने मान लिया है। ठीक है, कि विलायक का वाष्प दाब हमारे पास x है। ठीक, और विलियन का वाष्प दाब जो होगा, क्योंकि उन्होंने कहा है 80% घट जाए, तो जो विलियन बनेगा, विलियन का वाष्प दाब हमारा हो जाएगा x शुरुआत का 80% ले लेंगे, तो उसमें उन्होंने बोला कि 80% रह जाए, है ना। तो 20% कम होने के बाद ये हमारा बचा है, तो यहाँ पे x का 80% हमने निकाल लिया, तो ये आ गया 0.8x आ गया। ठीक, अब यहाँ पे बच्चों क्या करना है, हमें वाष्प दाब के अपेक्षिक अवनमन का फॉर्मूला अप्लाई कर देना है। ये जो हमने इस फॉर्मूला पढ़ा हुआ है वाष्प दाब के अपेक्षिक अवनमन का, इस फॉर्मूले को अप्लाई कर देना आपको। पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट बराबर W2 अपॉन M2, और नीचे W1 ऊपर M1, सभी के मान रख देने हैं। तो जो हम सभी के मान रख देते हैं, तो जरा देखिए यहाँ पे इसमें बेटा देखिए पी नॉट का मान हो गया x, पी एस का मान हो गया 0.8x और अपॉन पी नॉट मान x। फिर W2 का मान हमें ज्ञात करना है, उसका जो अणुभार है 40 ये दिया हुआ था। ऑक्टेन 114 जो दिया है, और इसका जो अणुभार होता है वो भी 114 है ना, क्योंकि ऑक्टेन का हमारा फॉर्मूला होता है C8H18। ठीक है ना, फॉर्मूला क्या होता है हमारा, फॉर्मूला होता है C8H18। ठीक है, तो उसमें उसका अणुभार निकालेंगे तो ये आ जाएगा आपका। बस यहाँ पर 114 से 114 को आप कैंसिल कर देंगे। ठीक है, 114 से 114 को हम कैंसिल कर देंगे, तो ये आपका कैंसिल होने के बाद जो बचा इधर, और इधर पे माइनस कर दीजिए तो x x कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये 0.2 ऊपर बचेगा, तो ये 1/5 आएगा। फिर इसको डिवाइड कर दीजिए, तो यहाँ से ये 5 से 40 को कट कर दीजिए, तो यहाँ पे 8 टाइम्स जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा, मतलब ये जो हमारा x कट ही गया था, तो W2 आ जाएगा आपका 8 ग्राम। ठीक है, तो यहाँ से हम इसको हमने सॉल्व कर लिया है। तो बच्चों ये हमारा प्रश्न था, प्रश्न नंबर 18। ठीक है, तो इसमें प्रश्न में बोला था कि हमारे पास जो एक 114 ग्राम 114 ग्राम हमारे पास ऑक्टेन था, उसमें कितना विलेय पदार्थ मिलाया जाए। तो उसमें यदि हम 8 ग्राम विलेय पदार्थ मिला दें तो उसका जो वाष्प दाब है वो 20% कम हो जाएगा और 80% बचेगा। ठीक है, तो ये हमारा प्रश्न नंबर 18 हो गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों, प्रश्न नंबर 19। तो ये प्रश्न है, इसमें देखिए जैसे बोला गया है प्रश्न में कि एक विलयन जिसे एक अवाष्पशील ठोस के, तो देखिए पहला जो विलयन लिया गया है विलयन नंबर 1, इसमें 30 ग्राम हमारा है ना, 30 ग्राम क्या है आपका विलेय है और 90 ग्राम जल में घोला गया है। ठीक है, तो उसका जो वाष्प दाब आ रहा है वो आ रहा है 2.8 किलो पास्कल, यानी 30 ग्राम को 90 ग्राम जब जल में घोलेंगे तो उसका वाष्प दाब कितना आ जाएगा 2.8। फिर उसी में क्या करना है कि 18 ग्राम जल और मिला देना है, तो जब नया 18 ग्राम और मिला देंगे तो अब जो नया वाष्प दाब बनेगा वो 2.9 किलो पास्कल हो जाएगा। तो इस प्रश्न में हमें दो चीज़ें ज्ञात करनी हैं, एक तो विलेय का मोलर द्रव्यमान ज्ञात करना है कितना होगा, और दूसरा जो है जल का वाष्प दाब कितना आएगा। तो चलिए जरा देखते हैं, प्रश्न नंबर 19 करते हैं। तो ये हमारा प्रश्न कंप्लीट हो गया था, चलिए इसके आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसमें प्रश्न नंबर 19 में विलयन नंबर 1 जो है उसमें विलेय की मात्रा हमें दी है 30 ग्राम, विलायक की मात्रा दी है W1 90 ग्राम। तो यहाँ पर फॉर्मूला लगा देंगे वाष्प दाब के अनुमान का, तो P0 माइनस पी एस अपॉन P0 बराबर
W2/m2 और W1/m1। इनके चलिए मान रख देते हैं जो प्रश्न में हमें दिए हुए थे। तो P0 PS यानी विलियन का सॉल्यूशन 2.8 पास्कल में दिया हुआ था, है ना। और हमें अणुभार ज्ञात करना है। उसके 30 ग्राम हमने लिए थे विलेय के और 90 ग्राम लिया था हमने विलायक यानी जल का अणुभार हमें पता है 18 होता है, रख दिया हमने, उसको बोलते हैं समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार से अब हम समीकरण नंबर 2 बनाएंगे। दूसरी कंडीशन के लिए हमें देखिए क्या दिया हुआ है। दूसरी कंडीशन के लिए विलेय की मात्रा 30 ग्राम फिर से 30 ग्राम ही है, लेकिन विलायक की मात्रा में 18 ग्राम और जोड़ दिया गया है। तो अब वो हो गए 90 + 18 108 ग्राम हो गया है, ठीक है। 90 + 18 कितना हो गया है, 108 ग्राम हो गया है। अब इसमें मान रख दीजिए। तो जो हमारा वाष्प दाब है वो 2.8 की जगह पर 2.9 हो गया है। तो सभी के मान रख दिया, ठीक बात। अब यहाँ पर समीकरण नंबर 2 में हम देखेंगे कि हमारा अभी M2 आ रहा है और P0 का मान आ रहा है, ठीक है। तो दोनों को हल कर लेते हैं। तो इसमें हमने क्या किया है, समीकरण 1 में 2 का भाग दे दिया है। तो जब 1 में 2 का भाग देंगे तो देखिए यहाँ पे क्या क्या चीज़ें कट जाएंगी। यहाँ पर जब हम भाग देंगे बच्चों तो देखिए P0 से यहाँ पे P0 कट जाएगा एक, ठीक है, भाग देने पर। M2 से M2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक। ये 30 से 30 कैंसिल हो जाएगा, 18 से 18 कैंसिल हो जाएगा, इतनी चीज़ें कट जाएंगी। तो अब जो बचेगा वो लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा बचेगा, जब हम भाग देंगे तो इधर पे बचेगा P0 - 2.8 और नीचे आ जाएगा P0 - 2.9 और ये जो यहाँ पर 108 है ऊपर चला जाएगा। तो 108/90 इतना बचेगा। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके बच्चों जो है P0 का मान निकाल लेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया हमने, इसको इधर से गुणा कर देंगे, तिर्यक गुणा कर देंगे, इसको इससे गुणा कर देंगे। तो यहाँ से P0 को हल करके P0 का मान निकाल लिया, ये आ गया 3.4 किलो पास्कल। तो ये हमारा एक आंसर हो गया, ये विलायक का वाष्प दाब हमारा बन गया, ठीक है। अब बेटा इसके बाद जो है हमें बोला गया था कि अणुभार भी ज्ञात करना है। तो किसी एक जो है हमारा, चाहे इक्वेशन नंबर 1 हो चाहे इक्वेशन नंबर 2 हो, दो में से किसी एक में हम P0 का मान रख देंगे और रखने के बाद हम वहाँ से उसका द्रव्यमान जो है अणुभार क्या कर लेंगे, ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। तो हम ऐसा करते हैं कि P0 का मान जो है समीकरण नंबर 1 में रख देते हैं। तो यहाँ पे मान रख दिया हमने और हल किया और यहाँ से हमने M2 का मान ज्ञात कर लिया। तो M2 का मान हल करने के पश्चात 34 ग्राम पर ml आएगा। तो ये अणुभार हो गया हमारा विलायक, मतलब जो विलेय पदार्थ हमने लिया है उसका, ठीक। तो ये हमारे 2 पार्ट इसमें कंप्लीट हो गए। अब चलिए हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है बच्चों प्रश्न नंबर 20। तो इसमें कहा गया है कि शक्कर के 5% यानी द्रव्यमान प्रतिशत दिया है। शक्कर दी हुई है, शक्कर हमारा C12H22O11 रहता है। तो इसका द्रव्यमान प्रतिशत 5 दिया हुआ है। तो विलियन का हिमांक इसमें दिया है 271 और शुद्ध जल का हिमांक दिया हुआ है 273.15, ठीक है। तो ये शक्कर के बारे में दिया हुआ है और हमसे ग्लूकोज के बारे में पूछा है कि अगर ग्लूकोज का 5% विलियन लेंगे तो तब फिर इसका जो हिमांक होगा वो क्या बनेगा, ठीक है ना। तो शक्कर के बारे में 5% में दिया है और ग्लूकोज के 5% में पूछा है हमको। तो आइए चलिए देखते हैं किस तरह से इसको हल करेंगे। तो ये प्रश्न के बाद हम आ जाते हैं अगले प्रश्न में, चलते हैं प्रश्न नंबर 20। तो देखिए यहाँ पे बच्चों शक्कर जो है, शक्कर का आपको कितना दिया है, 5% दिया है, W/W है ना। अर्थात यहाँ पे जो शक्कर है उसका जो भार है वो 5 ग्राम हो गया, W1 95 ग्राम हो गया, M2 आपका 342 है ना, ये आपका C12H22O11, ठीक है। तो ये आपका शक्कर का फॉर्मूला है। तो इसको आप हल करके निकाल सकते हैं। जैसे आपको पता है प्रश्न में दिया है कि इसका जो हिमांक है वो 271 है और हमें पता है, या प्रश्न में भी दिया है कि इसका 273.15 शुद्ध अवस्था में रहता है। तो डेल्टा TF का मान यहाँ से बच्चों निकाल लेंगे। डेल्टा TF बराबर TF0 माइनस TF, तो यहाँ से माइनस कर देंगे तो ये 2.15 जो है केल्विन हमारा डेल्टा TF का मान आ जाएगा कि इतना हमारा हिमांक में अवनमन हुआ है, ठीक। ये बात आई। अब इसके बाद हम फार्मूला का यूज़ करेंगे। फार्मूला यूज़ करके डेल्टा TF बराबर KF इंटू मोलैलिटी। तो हमने फार्मूला लिख दिया। इन सभी के चलिए मान रख देते हैं ऊपर जो हमने लिख रखे हैं। तो यहाँ से सभी के मान रखने पर हमारा डेल्टा TF का मान 2.15 हमने ऊपर कैलकुलेट किया था और सारे के मान रख देंगे। KF का मान नहीं पता है तो इसको हमने बोल दिया समीकरण नंबर 1, ठीक है। इसकी समीकरण नंबर 1 की मदद से हम KF का मान ज्ञात कर सकते हैं। अब सिमिलर कंडीशन में जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज के लिए हम हल कर लेते हैं बेटा। इसी प्रकार ग्लूकोज के 5% विलियन के लिए, तो ग्लूकोज का 5% विलियन है, यानी ग्लूकोज के पास जो है 5 ग्राम है ग्लूकोज, और जो बाकी आपका विलायक बचा वो 95 हो गया। ग्लूकोज का अणुभार 180, क्योंकि ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6, ठीक है।
C6H12O6। तो ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है, तो इसका अपन बाहर निकाल सकते हैं। तो जिस प्रकार से हमने ऊपर वाला फॉर्मूला लगाया था सेम यहाँ पर फॉर्मूले लगाएंगे और डेल्टा TF का मान ज्ञात करेंगे। ठीक, तो डेल्टा TF बराबर KF इंटू मोलैलिटी, सभी के मान रख दिए। अब ये बन गया हमारा समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब यहाँ से हमें समीकरण 1 और 2 की सहायता से क्या करना है, हमें डेल्टा TF का मान ज्ञात करना है। तो मान रख दिए हमने सारे। तो यहाँ पर जो कैंसिल आउट होंगे देखिए उनको कैंसिल कर देंगे, समीकरण 2 में 1 का भाग देंगे। तो यहाँ से देखिए क्या क्या कैंसिल हो जाएगा, KF के मान से KF का मान कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 1000 से 1000 कैंसिल हो जाएगा, 95 से 95 कैंसिल हो जाएगा, 342 ऊपर चला जाएगा, है ना, और 180 नीचे आ जाएगा। तो यहाँ से और डेल्टा TF का मान यहाँ से हम ज्ञात करेंगे, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे आप। तो यहाँ से डेल्टा TF का मान ज्ञात हो जाएगा, जो कि आया आपका 4.085 केल्विन। अब हमें फ्रीजिंग पॉइंट निकालना है, तो इसको माइनस कर देंगे। तो जो हमारा 0 पे था या 0 डिग्री सेल्सियस पे या 273.15 केल्विन पे, उससे हमने माइनस कर दिया। तो यहाँ से डेल्टा TF का मान रखा हमने, तो 273.15 में से डेल्टा TF का मान माइनस कर देंगे। तो ये जो हमारा आएगा उत्तर, ये आ जाएगा हमारा आंसर। ये हो जाएगा हमारा क्या, ये TF का मान है, फ्रीजिंग पॉइंट है विलियन के लिए। तो ये हमारा कैलकुलेट हो गया, यानी हमसे यही पूछा था उन्होंने, ठीक है, प्रश्न में कि विलियन का हिमांक कितना होगा। तो इतने तक आप बच्चों 20 तक क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए। इसके उसमें अगले पार्ट में आपको नेक्स्ट 10 क्वेश्चन हम